गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रताप राजपूत। आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कोशिका अर्थात सेल का चैप्टर पढ़ रहे थे। इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और कोशिका होती क्या है। ठीक है, तो एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं, डायग्राम के थ्रू रिवाइज करते हैं हम इसको। देखो दोस्तों, कोशिका गोल भी हो सकती है आपकी, ठीक है, और चतुष्फलकीय भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, ठीक है, शाखान्वित भी हो सकती है, इसमें शाखाएं हों। तो दोस्तों, कोशिका में के कौन कौन से कोशिकांग होते हैं अर्थात कौन कौन से अंग होते हैं वो देखते हैं हम। इसमें एक केंद्रक होता है, केंद्र कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली चढ़ी होती है, इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक, फिर होता है केंद्रक, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। केंद्रक में और क्या पाया जाता है? एक केंद्र का पाया जाता है, ठीक है, और क्या पाए जाते हैं साथ में? इसमें क्रोमेटिन धागे अर्थात गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, ये क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। और इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे कि इसके चारों ओर अंतःप्राद्रव्यीय जालिका पाई जाएगी। आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी में पाया जाएगा। राइबोसोम अंतःप्राद्रव्यीय जालिका के ऊपर ही लगे रहते हैं, ठीक है, और एक खुरदुरी अंतःप्राद्रव्यीय जालिका। इस प्रकार इसमें हम लोगों ने बहुत सारे गोल्जी का उपकरण भी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। हमने कोशिका की डेफिनेशन पढ़ ली थी, कोशिका क्या होता है, कोशिका के प्रकार पढ़ लिए थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोश के जीव, बहुकोश के जीवों के बारे में पढ़ लिया था, और हम लोगों ने कोशिका का सिद्धांत भी पढ़ लिया था, कोशिका का अपवाद भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य। तो दोस्तों, जीव द्रव्य का एक और नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक, ये जीव द्रव्य का दूसरा नाम है। अब जीव द्रव्य होता क्या है? देखो, जैसे नाम है जीव द्रव्य, मतलब जीव का द्रव्य, मतलब कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है। किसका? जीव का आधार। जीव बोले तो इधर बात चल रही है कोशिका। कोशिका जीवित रहेगी तभी तो हम जीवित रहेंगे। तो कोशिका के लिए जो जीवन का आधार है वो क्या है? जीव द्रव्य है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य के लिए जल ही जीवन है ना, इसी प्रकार कोशिका के लिए क्या? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य होता क्या है, पहले बात कर लेते हैं। जीव द्रव्य होता है, देखो, ये है कोशिका, कोशिका के अंदर ये क्या भरा है? कोशिका द्रव्य। क्या? कोशिका द्रव्य, ठीक, प्लस फिर क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर क्या होगा? केंद्रक द्रव्य। क्या होगा? केंद्रक द्रव्य। तो इसको ही बोलते हैं हम क्या? जीव द्रव्य। मतलब कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलाकर क्या होता है? जीव द्रव्य। मतलब कि अगर केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य नहीं रहेगा तो भी कोशिका जीवित नहीं रहेगी, या फिर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा तो भी कोशिका जीवित नहीं रहेगी। इन दोनों को क्या बोल देते हैं हम? जीव द्रव्य बोल देते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जीव द्रव्य के बारे में दो बातें और याद रखना आप। देखो, जो जीव द्रव्य है वो कैसा होता है? अर्ध तरल अवस्था में होता है। कैसा? अर्ध तरल अवस्था में, या बोल सकते हैं हम अर्ध पारगम हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस दप्ती की बात करें, या कोई भी एक ऐसी चीज की बात करें जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे दीवार की बात करें तो दीवार का मसला नहीं देख सकते, इसलिए वो क्या है? अर्ध पारगम नहीं है। अर्ध पारगम या अर्ध पारगम द्रव्य वो होता है जिसके हम आर पार देख सकें, या कोई चीज इधर से उधर जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अर्ध पारगम वस्तु, या अर्ध तरल अवस्था में क्या होता है? आपका जीव द्रव्य होता है, ठीक है। तो देखो, जब जीव द्रव्य अर्ध तरल अवस्था में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कब? जब जीव द्रव्य जो है वो अर्ध तरल अवस्था में है तो उसे हम बोलेंगे सॉल। क्या बोलेंगे हम? सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल, ठीक है। जब अर्ध ठोस अवस्था में हो, जब अर्ध तरल अवस्था में हो जीव द्रव्य तो उसे सॉल बोलते हैं। जब अर्ध ठोस अवस्था में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेली। क्या बोलते हैं हम? जेली बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें कि जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर बनता है जीव द्रव्य। दूसरा क्वेश्चन, जीव द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तीसरा क्वेश्चन, जब जीव द्रव्य अर्ध तरल अवस्था में होता है तो उसे सॉल कहते हैं, और जब अर्ध ठोस अवस्था में होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? जेली कहते हैं, ठीक है। तो अब जीव द्रव्य में होता क्या है? एक्चुअल में जीव द्रव्य में होता क्या है? तो जीव द्रव्य जो मिलकर बना है, या हम बोले संगठन जीव द्रव्य का, तो उसमें 80% तो क्या होगा? जल होगा। क्या होता है? 80% जल होता है। बाकी इसमें
क्या रहेंगे, कार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक, देखो इसमें क्या करेंगे, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ रहेंगे प्लस कार्बनिक पदार्थ रहेंगे, क्या, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बनता है आपका जीव द्रव, उसमें 80% क्या रहेगा आपका, जल रहता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो कार्बनिक पदार्थ का मतलब ये होता है, जैसे कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जैसे कि कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, एंजाइम होगा, ये क्या होते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ। जैसे केला खाते हैं तो केला जब खाया तो क्या मिलेगा, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और अकार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सब क्या है आपके अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, तो कोश का द्रव से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कोश का भित्ति के बारे में। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम कोश का भित्ति। कोश का भित्ति किस में पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम सेल वॉल या कोश का भित्ति। तो दोस्तों कोश का भित्ति क्या होती है, देखो पहली बात है कोश का भित्ति से पूछा जाता है कोश का भित्ति किस में पाई जाती है। ठीक है, तो कोश का भित्ति पादप में पाई जाती है। सिंपल सी बात है, पादप के अलावा और भी पाई जाती है। ठीक है, पहले अपन बस सिर्फ ये बात देखते हैं कि कोश का भित्ति किस में, जंतु में पाई जाती है कि पादप में। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, तो कोश का भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है, पादप में कोश का भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसको और आगे देखते हैं हम। कोश का भित्ति मिलकर या फिर कोश का भित्ति का काम क्या होता है, कोश का भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, ये सब हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मान लो दोस्तों ये आपकी पादप कोशिका है। ठीक है, तो पादप कोशिका के ऊपर ही क्या है, कोशिका झिल्ली है, तो इसके ऊपर एक और परत होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। तो पहली बात आती है कोशिका भित्ति बनी किससे मिलकर होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो कोशिका जो भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी। पादप के अलावा भी कोशिका भित्ति जैसे कि कवक में भी पाई जाती है, किसमें, कवक में भी पाई जाती है कोशिका भित्ति। कवक के बाद इसमें जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, शैवाल में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जब भी पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किसमें, सिर्फ जंतुओं में नहीं पाई जाती है, बाकी कवक में पाई जाएगी, जीवाणु में पाई जाएगी, शैवाल में पाई जाएगी। ठीक है, और आपके पादप में पाई जाएगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पादप की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, किससे बनी होती है। तो जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, इसको याद रखना आप, सेल्यूलोज से। किससे, सेल्यूलोज से। ठीक, इसके बाद आता है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन। कवक की किससे, काइटिन एवं सेल्यूलोज। वैसे ऑप्शन में आपको काइटिन ही मिलता है, लेकिन ये दोनों से मिलकर बनी होती है, काइटिन एवं सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। फिर पूछा जाता है कि कवक शैवाल की कोशिका भित्ति किससे, जिसके पूछे जाते हैं उसके अपन इंपोर्टेंट पढ़े। पादप की पूछी जाती है तो सेल्यूलोज सीधा आ गया। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बोलोगे सेल्यूलोज। अगर उसने पर्टिकुलरली पूछा कवक की, काइटिन से मिलकर बनी होती है। शैवाल की, तो शैवाल की बनती है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक दोस्तों, तो बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है। और पूछे ए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जाता है कि पादप की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो सेलुलोज से। और कवक का भी पूछा जाता है तो काइटिन की, और शैवाल की भी पूछी जाती है तो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। और दोस्तों जीवाणु रह गया है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति ये भी किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से ही जीवाणु की बनी होती है, काइटिन। ठीक है, तो कवक की काइटिन सेलुलोज से, या फिर ऑप्शन में काइटिन मिले तो काइटिन ही लगाना। जीवाणु की भी काइटिन से, शैवाल की ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड से, पादप की सेलुलोज से। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके बनते हैं इधर से। ठीक, तो अपने 2 से 3 क्वेश्चन इधर से आसानी से बन जाते हैं। देखो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि कोशिका भित्ति बनती कैसे है। ठीक है, इसको थोड़ा नॉलेज रखो, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के आने, बस ये देख लो कि कोशिका भित्ति बनती कैसे। जैसे कि अपन को पता है पादप की कोशिका भित्ति है, मान लो कि एक कोशिका ए है। ठीक है, और इसके चारों ओर एक के ऊपर ये क्या है, कोशिका भित्ति है, अर्थात दीवार है जो कोशिका की। ठीक है, पेड़ है, और एक है ए है आपकी कोशिका। ठीक है, इसके चारों ओर भी क्या है, कोशिका भित्ति है, या फिर दीवार बोलते हैं जिसको। ठीक है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, बीच में क्या रहेगा, एक पट्टी सी रहती है, इस पट्टी को बोलते हैं हम, इस
भित्ति को हम क्या बोलते हैं, पट्टी है पट्टी, इसको बोलते हैं पटलिका, मध्य पटलिका, क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका बोलते हैं। अब इधर एक बात आती है आपके लिए कि कोशिका का निर्माण या कोशिका का निर्माण कैसे होता है, या कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, ये आता है। तो कोशिका का जो निर्माण होता है वो जो कोशिका द्रव होता है, जैसे कि मान लो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा है, तो कोशिका द्रव्य से होती है कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति का निर्माण। तो कोशिका द्रव्य से कैसे होता है हम ये देखते हैं। तो ठीक है, देखो जो मध्य पटलिका होती है बीच में, जो किससे बनी होती है, पेंटेन, जो बनी होती है पेंटेन एवं कार्बोहाइड्रेट, क्या पेंटेन एवं कार्बोहाइड्रेट का क्या बना होता है, आपका ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट, पेंटेन एवं कार्बोहाइड्रेट का मध्य स्तर बनाता है जिसको मध्य पटलिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अचानक क्या होता है, देखो मध्य पटलिका के चारों ओर, जिस मध्य पटलिका है इसके चारों ओर क्या होगा, एक अचानक सेल्यूलोज की परत जम जाती है, क्या परत जम जाती है इसके चारों ओर, क्या परत जम जाती है, जिसे कोशिका द्रव स्रावित करता है। क्या करता है, कोशिका द्रव क्या करेगा, इसके चारों ओर एक सेल्यूलोज की क्या जम जाएगी, परत जम जाएगी, मध्य पटलिका के चारों ओर क्या सेल्यूलोज की परत, जिसको स्रावित कौन करता है, कोशिका द्रव्य करता है। और जो परत जम जाती है इसको ही फिर क्या बोल देते हैं हम, कोशिका भित्ति बोल देते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे हो गया, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ये दो कोशिका हैं, इनके बीच एक दीवार सी होती है, इधर कोशिका द्रव होगा और कोशिका द्रव क्या करेगी, इधर सेलुलोज स्रावित करेगा और इसके चारों ओर क्या जम जाएगी, एक परत सी जम जाएगी, इस परत को ही क्या बोल देते हैं हम, फिर कोशिका भित्ति बोल देते हैं हम। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या है, एक सेल्यूलोज जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये क्या करता है और फिर कोशिका की रक्षा कर लेता है। ठीक है, तो कोशिका का एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका में कितने लेयर होती हैं, कोशिका भित्ति में कितनी लेयर होती है, कोशिका भित्ति में 3 लेयर होती हैं। मान लो कोशिका है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक स्तर, इसको बोलते हैं बाहरी स्तर, सबसे बाहर इसको बोलते हैं बाहरी स्तर, फिर इसको प्राथमिक स्तर और इसको द्वितीयक स्तर। ठीक है, 3 स्तर होते हैं कोशिका भित्ति में, बस इतना याद आपको रखना है। और इसके बाद पूछे जाते हैं कोशिका भित्ति के कार्य पूछे जाते हैं। तो कार्य आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कार्य आपके लिए। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के कार्य देखते हैं क्या। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति के कार्य देखते हैं कि कार्य क्या है, कोशिका भित्ति का काम आखिर है क्या। तो देखो पहला जो कार्य है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका को सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि कोशिका के चारों ओर जो पादप की कोशिका, उसके चारों कोशिका भित्ति होगी, वो क्या करेगा, उसको एक शेप देने का काम करेगा। इसके चारों ओर एक दीवार रहेगी तो उसका एक शेप रहेगा, स्थिर क्या रहेगा, एक निश्चित शेप रहेगा। ठीक है, और ये क्या करती है, इसको सुरक्षा करती है बाहरी आघातों से कोशिका भित्ति। कैसे, मान लो कि जैसे पेड़ है, पेड़ में जो कोशिका भित्ति होती है, जो बाहर से दिखती है आपको, छाल जो दिखती है, वो क्या करती है, आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, उससे क्या करती है, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना, इसलिए कोशिका भित्ति का ये इंपॉर्टेंट कार्य पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। तो ये क्या करते हैं, बाहरी आघातों से कोशिका की क्या करता है, रक्षा करता है कोशिका भित्ति। ठीक है, और दूसरा काम, इसको क्या करता है, एक शेप प्रदान करता है, अर्थात इसको एक आकृति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग। दोस्तों अब हम लोग बात, देखो कोशिका भित्ति की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली, जो ऊपर है, कोशिका के जो ऊपर होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका झिल्ली। अब हम बारी बारी से बाहर से अंदर की ओर पढ़ते जाएंगे। पहले कोशिका भित्ति पढ़ ली, फिर कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, फिर कोशिका द्रव पढ़ेंगे, फिर केंद्रक पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम पूरी कोशिका पढ़ लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है सबसे ऊपर की परत है। अगर पादप कोशिका की बात करें तो सबसे ऊपर उसमें कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, लेकिन जंतुओं की बात करें तो कोशिका झिल्ली से ही स्टार्ट होता है। तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो प्रत्येक कोशिका क्या है, एक बाहरी परत से घिरी रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम उस क्या बोलते हैं, उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। एक कई पेपर में आया है, कई एग्जाम में आया है कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम होने का मतलब ये है, इसमें आवश्यक खनिज पदार्थ अंदर जा सकते हैं, अंदर से बाहर कुछ चीजें आ सकती हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, अर्धपारगम बोलते हैं। ठीक है, और जो आपकी कोशिका झिल्ली है
वो किस किस में पाई जाती है इसको देखते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है वो विषाणुओं को छोड़कर, चाहे फिर वो जंतु हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो कवक हो, सब में पाई जाएगी। किस में नहीं पाई जाती है? विषाणु में। अपन ने कल अपवाद भी पढ़ा था कि विषाणु में क्या होते हैं, कोशिका ही नहीं होती है। क्या? कोशिका नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी विषाणु हैं जिनमें कोशिकाएं अपवाद स्वरूप पाई जाएंगी, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, फिर कोशिका झिल्ली नहीं होगी। ठीक है। और कोशिका झिल्ली का एक और नाम, क्या कोशिका झिल्ली का एक नाम और है, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं हम जिसको, प्लाज्मा झिल्ली। तो आपको कोशिका झिल्ली के बारे में क्या याद रखना, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। और ये कैसी होती है? अर्धपारगम होती है। और ये क्या करती है, इसका काम क्या है? ये मतलब कि जो स्तर चढ़ा है, जो बाहरी आवरण है, वो क्या करता है? परत है, उसको हम क्या बोलते हैं अपन? जैसे कि इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो दोस्तों इसके हम कार्य देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। तो इसका पहला कार्य है, यह कोशिका का आधार बनाने में सहायता करती है। क्या करती है? एक आधार बनाती है। ठीक है, तभी कोशिका बन पाती है। एवं आंतरिक क्या करती है? एवं कोशिकाओं को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? आंतरिक सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है, यदि कोशिका झिल्ली नहीं होती तो जो अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वो कहाँ? बाहर निकल आते और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं, यह अर्धपारगम झिल्ली है और कोशिका के अंदर और बाहर कुछ पदार्थों को क्या करती है? आवागमन करती है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसके लचीले गुण के कारण ही एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनके अंदर एक कोशिका होती है, उनकी बात कर रहे हैं, इनके लचीले गुण के कारण ही एक कोशिकीय जीव वातावरण से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक कोशिकीय जीव, कोशिका लचीली होती है ना, इसलिए वातावरण से क्या कर सकते हैं? भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइटोसिस। किस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस किस प्रक्रिया को बोलते हैं? जो एक कोश के जीव होते हैं वो बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? भोजन बाहर से ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एक कोश के जीवों द्वारा एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन आता है इसके। अब क्या पढ़ लिया अपने? तो कोश का भित्ति पढ़ ली, कोश का झिल्ली पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कोश का द्रव जो इसके अंदर भरा है। कोश का द्रव के हम लोग बात करते हैं कि कोश का द्रव होता क्या है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोश का द्रव। पहले हम कोश का भित्ति की बात कर चुके हैं, कोश का झिल्ली की बात कर चुके हैं। अब हम कोश का द्रव की बात करते हैं। जो इसका दूसरा नाम है, जो है वो कोश का द्रव का जो दूसरा नाम है उसका है, सॉरी उसका जो नाम है वो क्या है? साइटोप्लाज्मा। क्या है? साइटोप्लाज्मा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि कोश का द्रव होता कहाँ है। तो देखो जो है कोश का द्रव इसके अंदर, इधर क्या है? मान लो केंद्र है, तो कोश का द्रव जो है वो केंद्रक और कोश का झिल्ली के बीच में पाया जाता है। जो पूरा क्या है? कोश का द्रव। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोश का द्रव में क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि जल, खनिज, लवण, ये क्या हो गए? अकार्बनिक पदार्थ। क्या कोश का द्रव में क्या क्या रहेंगे? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ मतलब जल हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, नमक वगैरह, उसकी बात कर रहे हैं। और कार्बनिक पदार्थ में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। इनसे मिलकर क्या बना होता है आपका जी? कोश का द्रव। कोश का द्रव किससे मिला होगा? आप कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ। ठीक, इससे मिलकर बना होता है कोश का द्रव। ठीक दोस्तों, फिर देखो कोश का द्रव में ही क्या बहुत सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो पूछा जाए अगर पेपर में कि कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? कोश का द्रव में ही पाए जाते हैं। और जो विभिन्न प्रकार की क्या उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करती हैं। उपापचयी क्रियाओं का मतलब यह है कि आप कोई भी सांस लेना भी एक उपापचयी क्रिया हो गई, खाना का पाचन होना भी उपापचयी क्रिया हो गई। तो इनमें भी क्या करता है? वो हेल्प करता है, क्योंकि पूरा काम कौन कर रहा है? कोशिका ही से तो शरीर का निर्माण हुआ है, तो सारी की सारी कोशिकाएं ही वो काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम दूसरा। हम लोगों ने कोश का भित्ति की बात कर ली, इसके जो अंदर है कोश का झिल्ली की बात कर ली, इसके अंदर जो कोश का द्रव्य हमने इसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कहाँ पाया जाता है? जो केंद्रक है वो मुख्यतः बीच में पाया जाता है, लेकिन कई कोशिकाओं में आसपास भी हो सकता है। जैसे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो। तो अब हम केंद्रक के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक को इसको हम बाहर लेते हैं, केंद्रक हम बड़ा सा बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है केंद्रक की संरचना क्या है, मतलब केंद्रक किस किस से बनकर बना है। तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? पहले तो केंद्रक के ऊपर पाई जाएगी केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली। फिर इसके अंदर क्या पाया जाएगा? केंद्रक द्रव्य।
ठीक है। और केंद्रक द्रव्य में ही क्या पाया जाएगा, केंद्रिका, क्या, केंद्रिका, केंद्रिका, और ये है केंद्रक द्रव्य, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और इसमें साथ में क्या, क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, क्या, क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, ठीक। क्रोमेटिन के धागे से ही निर्माण होता है गुणसूत्र का, वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो ठीक है, अब अपन को केंद्रक में सबसे पहले क्या पढ़ना है, केंद्रक में जो सबसे पहले पढ़ना है वो हमें पढ़ना है केंद्रक झिल्ली के बारे में, फिर पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य के बारे में, फिर पढ़ेंगे केंद्रका के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम क्रोमेटिन धागे के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पहले पढ़ते हैं हम क्या, केंद्रक झिल्ली के बारे में। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है केंद्रक में, वो केंद्रक झिल्ली में, उसको आप नोट करो, नोट मत करो, सीधा कॉपी दे देंगे तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना फिर कॉपी में। पहला पॉइंट है केंद्रक के बारे में कि केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज, ठीक है। और इनने जो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि नए केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व वाले केंद्रक से होती है, मतलब कि एक केंद्रक है, फिर जो दूसरा केंद्रक बनेगा वो पहले वाले केंद्रक से होगी। जब अपन कोश का विभाजन पढ़ेंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि एक केंद्रक से दूसरा वाला कैसे बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुराना वाला जो केंद्रक होगा, जब कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन का मतलब ये होता है कि जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है, एक कोशिका से दूसरी सेल कोशिका बनती है, तो सबसे पहले जो कोशिका का विभाजन होता है वो केंद्रक का ही क्या होता है, विभाजन होता है। अर्थात एक केंद्रक जो है वो दो केंद्रक का निर्माण कर देगा, दो कोशिकाएं बन जाएंगी इस टाइप से। तो पहले वाले कोशिका से बनी ही ना ये नई वाली, इसलिए बोला जाता है, स्ट्रॉस जो बर्गर थे उन्होंने बोला था कि नए केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व केंद्रक से होती है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक और है क्वेश्चन केंद्रक के बारे में, उसको आप नोट मत करना, लिख लेना बाद में। इसको आप ऐसे देखो कि केंद्र, जैसे कि कोश का द्रव किससे मिलकर बना था, कोश का द्रव हमने देखा था कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों, जैसे केंद्रक द्रव किससे बना, जो केंद्रक द्रव में क्या क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता, फास्फोलिपिड होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये सब क्या केंद्रक के अंदर मिलेंगे। तो मोस्टली अपन को जो ध्यान देना है वो प्रोटीन पर और डीएनए पर ही ध्यान देना है ज़्यादा, क्योंकि अभी इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आता है कि किस में केंद्रक पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर मान लो हैवी केंद्रक तो वो कैसा होगा, अल्प विकसित होगा, मतलब पूर्ण विकसित नहीं होगा वो, ठीक है। मतलब उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगी, इस टाइप से बहुत सारे उसके अंदर कोशिकांग नहीं रहते हैं, ठीक है। और देखो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या केंद्रक क्या स्पष्ट दिखाई देता है हमें केंद्रक, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था जो स्तनधारी की आरबीसी होती हैं इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। सीधी सिंपल सी बात है कि आरबीसी में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। आरबीसी में क्या केंद्रक नहीं होता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, फिर भी इसका कोई अपवाद है, जैसे कि ऊंट होगा, लामा होगा, जो जानवर हैं ऊंट और लामा, तो इनकी जो केंद्रक होती है उनमें आरबीसी पाया जाता है। क्या आरबीसी आपको मिलेगा, किसकी, ऊंट की और लामा की कोशिका में, मतलब कोशिका में क्या मिले, मतलब जो आरबीसी की जो कोशिकाएं होंगी उसमें आपको क्या मिल जाएगा, ऊंट और लामा की जो आरबीसी होंगी उनमें हमें क्या मिल जाएगा, केंद्रक मिल जाएगा इनकी कोशिकाओं में, ठीक है। इसके बाद कोशिकाओं का काम क्या है, हाँ, अगर एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आ गया कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है, कोशिका ही है, ठीक है। उसका नाम कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है, केंद्रक है आपका, ठीक है। जिस प्रकार कंप्यूटर का जो मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, वो सीपीयू को बोलते हैं, उसी प्रकार कोशिका का मस्तिष्क कौन है, आपका केंद्रक है, ठीक। तो केंद्रक के कार्य क्या क्या है वो देख लो। केंद्रक क्या करता है, सभी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्रक से होता है, जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको नियंत्रण का कार्य कौन करता है, केंद्रक, क्योंकि केंद्रक इसका नाम ही है, इससे ही आप समझ जाओ। दूसरा काम क्या है इसका, अनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं स्थानांतरण केंद्रक के द्वारा ही होता है। हमने क्या बताया, जब कोशिका का जब विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही होती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका जब बन रही होती है तो सबसे पहले केंद्रक का ही क्या होता है, विभाजन होता है। अतः केंद्रक में क्या पाया जाएगा, हमने क्या बोला, डीएनए, अभी देखा था हमने केंद्रक में प्रोटीन, डीएनए, और डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान डीएनए के माध्यम से, जीन के माध्यम से हो जाता है,
ठीक है, जीन के माध्यम से। आगे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि केंद्रक विभाजन कोश का विभाजन की पहली स्टेप है या पहला चरण है। जब कोश का विभाजन होता है तो सबसे पहला चरण क्या होता है? केंद्रक का विभाजन ही पहला चरण होता है। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में हमें इतना जानना था। अब हम पढ़ते हैं केंद्रक झिल्ली के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक। देखो ये है केंद्रक। केंद्रक के बारे में अपन लोगों ने देख लिया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की सारी कोशिकाओं क्या करता है? नियंत्रण करता है। केंद्रक डीएनए और आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब हम केंद्रक झिल्ली की बात करते हैं जो इसके ऊपर है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं। ठीक है, इन छिद्रों को हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियोपोर्स, क्या? न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से ही कोश, देखो बाहर है कोश का, बाहर होगा कोश का द्रव होगा, तो कोश का द्रव जो है अंदर बाहर आ जा सकता है न्यूक्लियोपोर्स के माध्यम से। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर्स। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर क्या होता है? या हम बोल रहे हैं जो केंद्रक है, केंद्रक की झिल्ली से क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? अंतःप्राद्रव्य जाल का या प्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको क्या बोलते हैं? में अंतःप्राद्रव्य जाल का लगे होते हैं। ठीक है, बस आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है कि केंद्रक झिल्ली का काम क्या है? केंद्रक झिल्ली में पाए जाते हैं कुछ छिद्र, इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोपोर्स। इनके माध्यम से कोश का द्रव अंदर बाहर आ जा सकता है। और पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि अंतःप्राद्रव्य जाल का कहाँ मिलते हैं या कहाँ लगे रहते हैं या किससे चिपके होते हैं? तो वो किससे? केंद्रक झिल्ली से। ठीक है, और केंद्रक की झिल्ली क्या काम कर रही है? केंद्रक झिल्ली जो है वो कोश का द्रव को केंद्रक द्रव से क्या कर रही है? अलग कर रही है। इधर केंद्रक द्रव या इधर है कोश का झिल्ली, कोश का द्रव है, तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन करती है? एक केंद्रक झिल्ली काम करती है। ठीक है, केंद्रक अब केंद्रक झिल्ली की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं केंद्रक द्रव के बारे में। किसके बारे में है? केंद्रक द्रव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो केंद्रक द्रव के बारे में जान लो कि केंद्रक द्रव का एक और जो नाम होता है वो होता है कैरियोलिम्फ। क्या होता है? कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ क्या होता है? केंद्रक द्रव का नाम होता है। तो केंद्रक द्रव किससे मिलकर बना होता है? वही सब, जब केंद्रक जिससे मिलकर बना होगा, केंद्रक की बात चल रही है, केंद्रक के अंदर क्या रहेगा? केंद्रक द्रव। तो वही डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया। ठीक, वही है बात इसके अंदर। अब बस इतना ही पूछा जाएगा केंद्रक द्रव के बारे में। केंद्रक द्रव के बारे में वैसे मोस्टली एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला आपसे, बस आपको ये याद रखना है कि केंद्रक झिल्ली का, कि केंद्रक झिल्ली के अंदर जो छिद्र होते हैं ऊपर, उनको न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसमें अपन देखते हैं केंद्रक में क्या रहेगा? एक केंद्र का रहता है। क्या रहता है? केंद्र का रहता है। ठीक है, तो केंद्रका की जो खोज की थी वो की थी किसने? केंद्रका की फोंटाना ने। खोज किसने की थी? फोंटाना ने। और इसको जो नाम दिया था केंद्र का वो किसने दिया था? वो दिया था बोमेन ने। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है आपको। और हाँ, जो केंद्रक का है, केंद्रका के ऊपर जैसे कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली, इसी प्रकार केंद्रका के ऊपर केंद्रका झिल्ली नहीं होती है। क्या? नहीं होती है, इसलिए ये केंद्रक द्रव में क्या पड़े रहते हैं? सीधे। ठीक है, केंद्रक द्रव के क्या संपर्क में रहते हैं। ठीक, इसमें आपको बस इतना याद रखना है। देखो दोस्तों, मोस्टली होता क्या है कि केंद्रक मतलब कि एक केंद्रक में एक केंद्र का होती है। क्या? सामान्यतः एक केंद्रक में एक केंद्र का होती है, लेकिन एक अपवाद भी है इसका। क्या? अपवाद है प्याज। क्या? प्याज के अंदर एक केंद्रक में 4 केंद्र का होते हैं। वैसे मोस्टली क्या होता है? एक केंद्रक में एक केंद्र का होगा, बल्कि लेकिन प्याज की जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में 4 केंद्र का होती हैं। बस ये अपवाद है, बाकी होता क्या है? एक ही केंद्रक होता है एक कोशिका में। इसके बाद केंद्रक का काम क्या है? मेन पूछा जाता है काम। किसका काम पूछा जाता है? तो केंद्रका का जो काम है वो है राइबोसोम का संश्लेषण करना। क्या? राइबोसोम का संश्लेषण करना, अर्थात राइबोसोम को बनाने का काम कौन करता है? केंद्र का काम करता है। राइबोसोम का यूज क्या है? सब चीजें अपन लोग धीरे धीरे से पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद आता है, इसमें क्या पड़े रहते हैं? क्रोमेटिन धागे पड़े रहते हैं। क्या? क्रोमेटिन धागे। तो क्रोमेटिन धागे की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज को देखो कि जो क्रोमेटिन जाल, अब ये जाल है तो जाल होगा तो ऐसा ही बनता है ना, जाल ऐसा बनेगा जाल। तो ये जाल है तो किसी न किसी से बना होगा क्रोमेटिन जाल। तो क्रोमेटिन जो जाल बना है ये धागे से बना है। कौन से? उन धागों का नाम है क्रोमेटिन
धागे। क्या है? क्रोमेटिन धागे। इन क्रोमेटिन धागे से क्या बनता है? क्रोमेटिन जाल बनता है। और जब भी कोश का विभाजन होगा उस समय ये क्या करेंगे? सब जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे? संघनित हो जाएंगे और क्या बना लेते हैं? गुणसूत्र बना लेते हैं। क्या? गुणसूत्र ऐसे बनता है तो क्या बना लेते हैं? गुणसूत्र बना लेते हैं। जब जब कोशिका का विभाजन होगा तो क्रोमेटिन धागे क्या होंगे? आपस में चिपक जाएंगे, संघनित होकर क्या बना देंगे? गुणसूत्र का निर्माण कर देंगे। तो गुणसूत्र बनता कैसे है, या गुणसूत्र के सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लो, तो गुणसूत्र होता है वो किससे बनेगा? डीएनए प्लस के हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या बनेगा? आपका गुणसूत्र बनेगा। मतलब कि जो गुणसूत्र बनने के लिए क्रोमेटिन धागे की जरूरत है। क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन जाल कहाँ से बनेगा? हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। ठीक है, तो इसको आप समझ चुके हो। और प्रत्येक गुणसूत्र में क्या पाया जाएगा? जीन। प्रत्येक गुणसूत्र में क्या रहता है? जीन, जो क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना था। बस आपका आज के लिए क्लास में इतना ही काफ़ी है। बाकी हम आपको दिखाई देते हैं कि आपको लिखना क्या क्या है इसमें। आप स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। तो दोस्तों, जो आपको सबसे पहले इधर से लिखना है कोशिका के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपको इधर स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आपको लिखना है क्या? कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो इसमें आपको इतना ज़्यादा सब नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, जो हमने वीडियो में बताया था। ठीक है, इसके आगे बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में मतलब कि जो कोशिका भित्ति के बारे में लिखना है, आप इधर से इतना लिख लेना, इतना काफ़ी है आपके लिए। इधर से लेके पूरा। तो कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, पारगम अर्ध पारगम बोल दिया था हमने, अर्ध पारगम नहीं होती है। नहीं वर्ड लगा लेना, आप ध्यान देना कि कोशिका जो भित्ति होती है वो अर्ध पारगम नहीं होती, लेकिन कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है? अर्ध पारगम होती है। तो आपको इधर से जो पूरा लिख लेना है। और इसके बाद कोशिका भित्ति में इधर से स्टार्ट करना। इसके बाद कोशिका भित्ति के जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, ये आपको कॉपी करना है। कोशिका भित्ति की परतें कौन कौन सी हैं? सिर्फ 3 परतें होती हैं, बाहरी, प्राथमिक, द्वितीयक। इनके बारे में डिटेल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ज्ञात रहना चाहिए कि 3 होती हैं। और कोशिका भित्ति के कार्य क्या है वो आपको कॉपी करना है, ज़्यादा नहीं लिखना। और जीव द्रव्य के बारे में लिख लेना, जो अपने वीडियो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। जी है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में आप सारे पॉइंट लिख लेना, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जीव द्रव्य हो गया, कोशिका भित्ति हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की बात, कोशिका द्रव्य की बात करते हैं अपन लोग। दोस्तों, जीव द्रव्य के बाद आपको लिखना है कोशिका द्रव्य के बारे में। क्या? कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य के बारे में आप इतना लिख लेना है, इसमें काफ़ी है। कोशिका द्रव्य के बाद हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो ये है कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली के बारे में आप सारे जितने पॉइंट पर टिक लगाए उतने लिख लेना। 1 2 3 ये पॉइंट है इसमें कोशिका झिल्ली के। और इसमें कोशिका झिल्ली आगे देखते हैं। फिर कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली के कार्य आपको एक ए वाला लिख लेना, एक ए पॉइंट लिख लेना और एक ए पॉइंट लिख लेना। और इसमें फिर ए वाला पॉइंट, ए नोट जो दिए हैं वो लिख लेना कि आरबीसी की सबसे बड़ी कोशिका है। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। ठीक है, बस इतना लिखना है कोशिका झिल्ली के बारे में। फिर इसके बाद केंद्रक स्टार्ट कर देना। तो केंद्रक में आप ए वाला पॉइंट लिख लेना, सिर्फ ए वाला पॉइंट लिख लेना, ए लिख लेना। और इसके बाद आगे बताते हैं क्या लिखना है इसमें। तो फिर इसके बाद ए वाला पॉइंट लिख लेना, ए पॉइंट लिख लेना, ए वाला भी पॉइंट लिख लेना, अपवाद लिख लेना, केंद्रक का संगठन, केंद्रक के कार्य लिख लेना तीनों। ठीक है, इसके अलावा इस नोट को थोड़ा पढ़ लेना, वो विशेष इसमें कुछ है नहीं, एक केंद्रक का डायग्राम है। ठीक, कॉपी कर लेना इसको। इसके बाद केंद्रक झिल्ली है, तो केंद्रक झिल्ली में ए पॉइंट कर लेना, ए वाला पॉइंट कर लेना। केंद्रक झिल्ली के आप सारे पॉइंट पढ़ लेना, सारे इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद केंद्रक द्रव्य पढ़ लेना, केंद्रक द्रव्य का आप कॉपी कर लेना, थोड़ा सा ही लिखा है। केंद्रका का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, केंद्रका के बारे में भी लिख लेना आप इसमें। तो केंद्रका का ये आगे का है, संख्या कितनी होती है, कार्य, क्रोमेटिन जाल के बारे में लिख लेना, इधर तक लिख लेना। ये नोट भी आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी आप लिख लेना। थैंक्स। अगर आज का आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप नोट्स बना लो, आपकी सुविधा के लिए लिखा दे रहे हैं कि आप आसानी से नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप इसको नोट्स बनाते जाएं प्रॉपर और वीडियो देखते जाएं। और आज से सारे जो पुराने वीडियो हैं उनकी हमने ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं वीडियो में,
तो अभी जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डाले हैं वो आप लोग पढ़ लेना, वीडियो देख लेना उसकी, ठीक है। और बाकी नोट्स बनाते चलना सब लोग। थैंक्स आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर।